तो फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि अर्थ को बड़े बड़े मॉन्स्टर्स ने हमला करके तबाह कर दिया है। वक्त है 24th सेंचुरी का, जब मिलिट्री भी इन मॉन्स्टर का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। लाखों इंसान मारे गए और इनमें सबसे खतरनाक मॉन्स्टर था गॉडजिला। उसको हराना नामुमकिन था और तब कुछ एलियंस जमीन पर आए जिन्होंने अर्थ पर एक फैसिलिटी बनाने की इजाजत मांगी जिससे वो गॉडजिला को खत्म कर सकते थे, और इस फैसिलिटी को इन्होंने मेगा गॉडजिला का नाम दिया। इससे पहले कि ये फैसिलिटी पूरी होती, गॉडजिला उनकी फैसिलिटी के ऊपर हमला करते हुए उसे तबाह कर देता है। इस तरह हार मानकर वो एलियंस भी चले गए और बचे हुए इंसानों को भी अर्थ छोड़कर दूसरे प्लैनेट पर जाने का फैसला करना पड़ा। छोटे हारू ने जाते हुए दूर से गॉडजिला को देखा, जो इस टाइम अपनी आग वाली सांसों से पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था। इसी हमले में एक बस भी तबाह हुई जिसमें हारू के पेरेंट्स थे, जो हारू की आंखों के सामने ही मर गए। हारू इस टाइम अपने ग्रैंडपा के साथ स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा था और उसके पेरेंट्स ने भी इसी स्पेसशिप में उसके साथ जाना था, पर उनकी मौत से हारू सदमे में चला गया और कभी निकल नहीं पाया। दिल ही दिल में उसने गॉडजिला से बदला लेने की ठानी, पर अकेला वो क्या भी कर सकता था। उसकी स्पेसशिप को अर्थ से निकले 12 साल हो चुके थे। ये लोग अपनी मंजिल के काफी करीब भी आ गए थे। अपनी स्पेसशिप को नए प्लेनेट पर उतारने से पहले उन्होंने शिप के एक छोटे कंपार्टमेंट को पहले उतारने का फैसला किया ताकि टेस्ट कर सके कि वो प्लेनेट इंसानों के रहने के लायक है या नहीं, और उसमें सभी बूढ़े लोगों को रखा गया। हारू के ग्रैंडपा भी उसमें थे। हारू जो अब शिप का कैप्टन बन चुका था, उसे शिप के कमांडर्स का ये फैसला, उनकी एक चाल लगती है बूढ़े लोगों से जान छुड़वाने की, तो वो इस फैसले को खत्म करने के लिए पूरी शिप को हाईजैक कर लेता है। बहुत से बॉम्ब्स पूरी शिप में लगाकर वो सच में शिप तबाही कर देता, पर तब उसके ग्रैंडपा से उसकी बात करवाई जाती है और वो बताते हैं कि इस मिशन में मैं अपनी मर्जी से गया हूँ, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और स्पेस में मरना नहीं चाहता, किसी जमीन पर मरना चाहता हूँ। अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो हम दोबारा मिलेंगे और तुम अपना पागलपना छोड़ दो। ये कहते ही हारू को पीछे से आकर कुछ लोग अरेस्ट कर लेते हैं और हारू को जेल में डाल दिया जाता है, जिसकी विंडो से हारू अपने ग्रैंडपा की शिप को देखता है, जो सामने प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के सामने आते ही तबाह हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि ये प्लैनेट इंसानों के रहने के काबिल नहीं है। खैर, अब इनकी शिप का एलियन कर्नल मैकफेस हारू के सेल में जाकर उसका कन्फेशन लेने के बहाने उसे इम्पोर्टेड डाटा प्रोवाइड करने लगता है, क्योंकि हारू की तरह वो भी गॉडजिला से बदला लेना चाहता था, उसे मारना चाहता था अपने ही बनाई मेगा गॉडजिला टेक्नोलॉजी से, जिसे गॉडजिला ने तबाह कर दिया था। इन दोनों को लगता था कि सालों पहले इंसानों ने गलत फैसला किया था, इन्हें गॉडजिला से लड़ना चाहिए था, ना कि उससे डरकर अपना प्लेनेट दे आना था। जहां अभी भी सभी लोगों को लगता है कि गॉडजिला को हराना मुमकिन नहीं, वहीं मैकफेस की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हारू एंटी गॉडजिला प्लान बना लेता है, जो साबित कर रहा था कि गॉडजिला को मारा जा सकता है और किस तरह से मारना पॉसिबल है। वो अपना प्लान पूरी शिप में फैला देता है और एलियंस के लीडर, जो कि यहाँ के टेक्निकल हेड थे, उसे ये प्लान और हारू की लगन बहुत पसंद आती है। इधर सेंट्रल कमेटी भी ये बात समझ जाती है कि दूसरे प्लैनेट्स इंसानों और एलियंस के रहने के काबिल नहीं हैं, तो वो शिप को वापस अर्थ की तरफ मोड़ देते हैं और अर्थ के पास पहुंचने पर वो कुछ ड्रोन्स अर्थ पर भेजते हैं, सालों बाद अर्थ के एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए। और एक शॉकिंग बात इन्हें ये पता चलती है कि जितने वक्त में ये लोग स्पेस में ही घूम कर वापिस आए हैं, इतने में अर्थ पर 10,000 साल गुजर गए हैं और अर्थ के एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस भी आ गए हैं। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ मेटालिक पार्टिकल्स भी है, जिसकी वजह से अर्थ पर बहुत धुंध भी है। एक ड्रोन इनका जो जापान की तरफ गया था, वो कुछ एक्टिविटी और किसी के गुर्राने की आवाज़ें रिकॉर्ड कर पाता है और इसके बाद बंद हो जाता है। लोगों को लगता है कि ये तूफान जैसी आवाज़ है, पर इनका लीडर इन्हें बताता है कि ये आवाज़ गॉडजिला की थी। सब हैरान थे कि कोई 10,000 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है। हर कोई अपना अपना ख्याल बताने लगता है, यहाँ तक कि बहुत से लोगों को तो ये भी लगा कि गॉडजिला इमोर्टल है। अब क्योंकि सेंट्रल कमेटी को ये पता चल गया था कि अर्थ पर सरवाइव करने के लिए इन्हें
गॉडजिला को मारना होगा, तो इसीलिए सेंट्रल कमेटी के सामने लाया जाता है हारू का प्लान बिना उसके नाम के, जो कि सबको पसंद आ रहा था और सब इस प्लान के बारे में पूछने लगते हैं। मैकफेस सबसे कहता है कि जिसने ये प्लान बनाया है मैं आप सबको उनका नाम बता सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप लोगों को वादा करना होगा कि आप उस बंदे पर कोई केस नहीं करेंगे जिसने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन निकालकर प्लान बनाने वाले को दी थी। साथ ही आप प्लान बनाने वाले के ऊपर से भी सारे केसेस खत्म कर देंगे। कमेटी मान जाती है, हारू के ऊपर से केसेस खत्म कर दिए जाते हैं और उसे जेल से बाहर निकाला जाता है। और वो अब अपना प्लान सेंट्रल कमेटी को समझाता है और बताता है कि गॉडजिला इमॉर्टल नहीं है, बल्कि उसे मारना पॉसिबल है और वो जिंदा भी अभी तक अपनी एक एबिलिटी की वजह से है। उसकी बॉडी का एक ऑर्गन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है जो उसके इर्द गिर्द प्रोटेक्शन शील्ड बनाती है और उसी की वजह से उसे कोई मार नहीं पाता है। गॉडजिला को मारने के लिए हम पहले गॉडजिला के करीब जाकर उसके उस ऑर्गन की लोकेशन का पता चलाएंगे, जिस पर हमला करने से उसकी शील्ड टूट जाएगी और फिर उसे मारना पॉसिबल हो जाएगा। शील्ड तोड़ने के बाद मेका गॉडजिला की मदद से हम उसकी बॉडी के अंदर करंट डालेंगे, जिससे उसके अंदर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसकी बॉडी खुद ब खुद फट जाएगी और वो मर जाएगा। पर यह काम इतना भी आसान नहीं। हारू कहता है कि मुझे इस मिशन को पूरा करने के लिए पूरे 600 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जो प्रोवाइड करने के लिए भी कमेटी तैयार हो जाती है। ये लोग 4 शिप्स लेकर अर्थ पर जाते हैं। अर्थ पर तो अब लैंड करने की जगह तक नहीं रही थी। बमबारी करते हुए ये लोग शिप्स को लैंड करने की जगह बनाते हुए अब फाइनली अर्थ पर आ चुके थे। अर्थ पर आते ही कुछ लोग अर्थ पर रिसर्च करने के लिए निकल जाते हैं, जिनमें हारू के साथ उसकी बचपन के साथ ही यूकी भी होती है, जिसे हारू के ग्रैंडपा ने ही पाला था। वो हारू को बताती है कि मैंने जेल में तुमसे मिलने की काफी कोशिश की पर मिल नहीं पाई। मैं हमेशा से यही सोचती रही कि क्या तुम्हारी सोच ठीक थी, क्या सच में सेंट्रल कमेटी बूढ़े लोगों को मारना चाहती थी। हारू कहता है पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कमेटी इतनी करप्ट हो सकती है, लेकिन हाँ मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैं अपने लोगों की जान नहीं बचा पाया और इस सब का जिम्मेदार गॉडजिला है। उसने मुझसे मेरी फैमिली ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी से उसका सब कुछ छीन लिया है, इसीलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। चलते चलते ही इन्हें ह्यूमंस का बनाया एक घर नजर आता है जो किसी वजह से खुद ब खुद प्रिजर्व हो गया था। इस घर को देखते ही साइंटिस्ट रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो रहा था कि अर्थ अभी भी इंसानों को याद करती है। इनकी रिसर्च के मुताबिक अब यहाँ की दरख्त और हर चीज के ऊपर नैनोमीटर की एक लेयर आ गई थी, जिसकी वजह से दरख्त के पत्ते किसी ब्लेड की तरह शार्प हो गए थे। अभी ये लोग मिलकर चीजों पर रिसर्च ही कर रहे होते हैं कि इतनी ही देर में इनके कैंप पर अजीब सी क्रिएचर्स का हमला हो जाता है, जिन्हें ये अपने वेपन से हराने में कामयाब तो हो जाते हैं और एक को पकड़ भी लेते हैं ताकि उस पर रिसर्च की जाए। और प्रोफेसर रिसर्च के बाद बताते हैं कि अब जानवर और पौधे एक जैसे लगने लगे हैं, क्योंकि दोनों ही जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के बजाय नैनो मेटल को एब्जॉर्ब करने लगे थे। वो ये भी बताते हैं कि ये नैनो मेटल कहीं ना कहीं गॉडजिला से जुड़ा है, और क्योंकि अब अर्थ पर गॉडजिला ही था, इसीलिए अर्थ ने गॉडजिला के मुताबिक अपना इकोसिस्टम चेंज कर लिया। अब पूरी दुनिया के एटमॉस्फेयर में क्योंकि नैनो मेटल थी, तो इंसानों का तो यहाँ रहना पॉसिबल नहीं था। कर्नल कह देते हैं कि अब वो अपना मिशन पूरा नहीं करेंगे, यानी गॉडजिला से जंग नहीं करेंगे, क्योंकि गॉडजिला को मारकर इन्हें मिलेगा भी क्या, अर्थ पर तो ये वैसे भी नहीं रह पाएंगे। हारू के सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने लीडर पर हमला करते हुए इन्हें कहता है कि अर्थ ही इंसानों का घर है और हम इसे लेकर रहेंगे। पर लीडर कहता है कैसे, यहाँ पर तुम सब मर जाओगे। अच्छा यही है कि चांद पर कॉलोनीज बनाओ और रिसोर्सेज लेने के लिए कुछ वक्त बाद अर्थ पर आया करो। मैकाफेस को भी ये ठीक लगता है, पर वो बताता है कि अब वो अपनी शिप्स को वापस भी नहीं ले जा सकते क्योंकि लैंडिंग शिप्स तबाह हो गई थी। लीडर कहता है तो ठीक है, हम लैंडिंग शिप्स को ठीक कर देंगे और इस दौरान गॉडजिला से बिल्कुल पंगा नहीं लेंगे। अपनी शिप्स को बेहतर करने के बाद ये लोग यहाँ से अपनी मेन शिप के लिए निकल जाते हैं। शिप ए के अंदर हारू और मैकाफेस थे। शिप ए के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी, इस वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम थी। मैकाफेस हारू को खोया हुआ देखता है तो वो उससे पूछता है क्या सोच रहे हो, तो हारू उससे कहता है कि अगर हमें ये मिशन अबॉर्ट ही करना था तो हम अर्थ पर आए ही क्यों। तो मैकाफेस उससे कहता है
तुम में से कोई भी गॉडजिला का असली मकसद नहीं समझ सकता। वो बताता है कि हम एक्सिप्स ने, यानी उस जैसे सभी एलियंस ने हजारों साल स्पेस में रहकर स्पेस का सफर किया है और बहुत सारे प्लैनेट्स पर ये लोग गए हैं। हमने ह्यूमैनिटी की तरह हर प्लैनेट पर मौजूद लाइफ को उसके एंड तक जाते हुए देखा है, उस लाइफ को तबाह होते हुए देखा है। और सारी ही लाइफ तबाह होने में कॉमन चीज ये थी कि उन सबको खत्म करने वाला कोई ना कोई मॉन्स्टर था। और बिल्कुल उसी तरह से ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए ये गॉडजिला आया है। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि जमीन जोर जोर से हिलने लग जाती है। यहाँ पर पूरे एनवायरनमेंट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी शिप का बैलेंस भी खराब होने लगता है और इन्हें मालूम होता है कि असल में गॉडजिला जाग गया है। इनकी शिप अब ऊपर की तरफ तो जा नहीं सकती थी, इसीलिए मैकफेस हारू को आजाद कर देता है और उसे कहता है कि जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो करो। हारू जल्दी से अपना एक स्पेस बाइक लेता है और अपनी शिप से बाहर निकल आता है और उसके अलावा शिप में बैठे हुए सभी लोग शिप से निकल जाते हैं और उनके निकलते ही ये शिप तबाह हो जाती है। यहाँ हारू अपनी बाइक से गॉडजिला के ऊपर हमला करता है, लेकिन इतने छोटे छोटे हमले उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। मैकफेस भी कहता है कि इतने छोटे छोटे हमलों से गॉडजिला की शील्ड बनना उसके इर्द गिर्द शुरू नहीं होगी और इस तरह हम उसके ऑर्गन का पता नहीं चला पाएंगे। हारू इस टाइम अपने बाइक को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ले गया था ताकि वो एकदम से गॉडजिला के ऊपर हमला कर सके। और जैसे ही वो क्रैश लैंडिंग करने वाला होता है गॉडजिला के ऊपर, तो देखता है कि उनका लीडर ही उनकी शिप के जरिए गॉडजिला के ऊपर एक बड़ा हमला कर रहा था। यानी वही लीडर जो पहले हारू का साथ देने को तैयार नहीं था, अब हारू के बिना कहे हारू की मदद कर रहा था। लीडर के इस हमले ने काम भी किया था। गॉडजिला ने इस हमले को महसूस किया था और उसकी शील्ड को एक्टिवेट कर दिया था। उसकी शील्ड के एक्टिवेट करते ही इन्हें बहुत सारे सिग्नल्स रिसीव होते हैं और इन्हें बहुत सारा गॉडजिला के बारे में डाटा मिल जाता है। लेकिन इस हमले से दूसरी तरफ गॉडजिला को भी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो अपने मुंह से आग निकालते हुए लीडर की शिप के ऊपर हमला कर देता है। शिप तबाह हो जाती है और लीडर मारा जाता है। इन्हें ये भी पता चल जाता है कि गॉडजिला का वो ऑर्गन कहाँ पर है जो ये सारी शील्ड क्रिएट करता है। जो लोग अभी दूसरी स्पेसशिप के अंदर थे वो ये सारी इंफॉर्मेशन मैकाफेस को देते हैं और मैकाफेस उन्हें एक बुरी खबर ये बताता है कि उनका लीडर मारा जा चुका है और अब उन्हें जल्दी से सेंट्रल कमेटी से कांटेक्ट करना होगा कि उन्हें एक नया लीडर चाहिए। सेंट्रल कमेटी को जब ये बात पता चलती है तो सेंट्रल कमेटी हारू को लीडर बना देती है, क्योंकि उसी के प्लान के तहत सब लोग नीचे अर्थ पर गए थे। सेंट्रल कमेटी की तरफ से बस हारू को एक ही ऑर्डर दिया गया था कि जितना जल्दी हो सके उसे अपना मिशन कंप्लीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिप के अंदर वापस लेकर आना है। मैकाफेस अब सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि आज से हमारा नया लीडर और कोई नहीं बल्कि हारू है। हारू अपनी पहली स्पीच देता है जिसमें वो सभी सोल्जर्स से कहता है कि मैं आप लोगों की हिफाजत करूंगा, लेकिन हम गॉडजिला के खिलाफ ये जंग भी जरूर लड़ेंगे और इसे जल्दी खत्म करेंगे। हम गॉडजिला को हरा देंगे अपने एंटी गॉडजिला प्लान को इस्तेमाल करते। इनके प्लान के तहत इन्हें पहले गॉडजिला के उस ऑर्गन का पता चलाना था जो वो पहले ही चला चुके थे, जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गॉडजिला निकालता है। अब इन सब को पहले उस ऑर्गन के ऊपर हमला करना था और उसके बाद गॉडजिला को इलेक्ट्रिक शॉक देने थे। लेकिन ये काम क्योंकि आसान नहीं था, गॉडजिला जिसका साइज बहुत ज्यादा था वो एक ही सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था और इनका मिशन और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। इसीलिए हारू इन सबसे कहता है कि हम पहले गॉडजिला को बड़ी खाई के अंदर लेकर जाएंगे और वहाँ सारे ही पहाड़ों के अंदर बॉम्ब्स लगा देंगे। गॉडजिला जैसे ही खाई पर पहुंचेगा हम सारे बॉम्ब्स से पहाड़ियों को तबाह कर देंगे। पहाड़ियों के पत्थर खाई में गिरेंगे और गॉडजिला उस खाई में फंस जाएगा, जिसके बाद ही हम एंटी गॉडजिला प्लान को पूरा कर सकेंगे। प्लान को समझने के बाद सभी लोग तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि बाइक्स वाले लोगों की एक टीम आसमान में उड़ना शुरू हो जाती है ऊपर से गॉडजिला के ऊपर हमला करने के लिए, ताकि ये लोग गॉडजिला को गुस्सा दिलाते हुए अपनी ट्रैप वाली जगह में ले जाएं। जैसे ये बाइक्स गॉडजिला के ऊपर हमला करती है तो गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और गॉडजिला अपनी इस तबाही वाली सांसों से काफी सारे बाइक्स को तबाह कर देता है। गॉडजिला की सांसों से बचना तो आसान ही था, लेकिन तभी इन्हीं बाइक्स के ऊपर दूसरी क्रिएचर्स ने भी हमला कर दिया,
जिसकी वजह से इनकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई। इस टाइम पर हारू अपने उन लोगों को कमांड करता है जो इस टाइम शिप में बैठे हुए थे। वो कहता है कि गॉडजिला के ऊपर इस शिप के थर्मो प्रेशर से हमला करें, जिसके जवाब में वो लोग बताते हैं कि इसके असर में शिप भी तबाह हो सकती है और अगर ये शिप तबाह हो गई तो ये लोग वापस कभी भी अपने घर नहीं जा पाएंगे। तो हारू उनसे कहता है वो लोग इस टाइम अपने घर पर ही हैं। शिप गॉडजिला के सामने आ जाती है और गॉडजिला के ऊपर बहुत से बॉम्ब से हमला करते हैं, जिसकी वजह से गॉडजिला उसी ट्रैप वाली जगह में आ जाता है। इसी टाइम पर गॉडजिला अब इनकी शिप को ही टारगेट बना लेता है। शिप में बैठे हुए लोग जैसे ही ये सब देखते हैं तो शिप से बाहर निकल आते हैं और गॉडजिला अपनी लेजर वाली सांसों से शिप को तबाह कर लेता है। लेकिन शुक्र था ये लोग पहले ही शिप से बाहर निकल आए थे। खैर अभी अच्छी बात ये थी कि गॉडजिला टारगेट पोजीशन पे आ गया था, जहाँ ही हारू सारे बॉम्ब्स को एक्सप्लोड करवा देता है, जिसकी वजह से सारी पहाड़ियां टूटकर गॉडजिला के ऊपर गिरने लगती हैं और गॉडजिला चेस्ट तक उन पत्थरों के अंदर धंस जाता है। दूसरी तरफ से दोबारा ये लोग गॉडजिला के ऊपर हमला करके उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये लोग गॉडजिला की शील्ड को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी बस कुछ ही देर की थी, क्योंकि गॉडजिला ने कुछ ही सेकंड के अंदर अपनी शील्ड को दोबारा से बना लिया था। यहाँ हारू अब अपना पावर शूट पहन लेता है, जिसकी मदद से उसने गॉडजिला को करंट देना था। दोबारा वो अपने लोगों से गॉडजिला के ऊपर हमला करने को कहता है और जैसे ही शील्ड दोबारा टूटती है, हारू गॉडजिला के एक खास पॉइंट के ऊपर हमला करवाता है, जिससे उसका ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाता है जो उसके इर्द गिर्द ये शील्ड बना रहा था। उसके बाद हारू बिना टाइम ज़ाया किए गॉडजिला के ऊपर जंप करता है। उसने गॉडजिला की बॉडी के कई हिस्सों में अपने वेपन्स लगा दिए थे करंट देने के लिए। अब गॉडजिला इन सारी चीज़ों से इरिटेट हो चुका था, तंग आ चुका था। वो जैसे ही अपने आप को इन पत्थरों में से और इन लोगों से आज़ाद करवाने की कोशिश करता है तो वो एक बहुत ही बड़ी आग वाली सांस लेता है, अपनी एटॉमिक ब्रीथ लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज बढ़ जाता है। उसकी बॉडी में जो करंट था वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि गॉडजिला देखते ही देखते सब लोगों की आंखों के सामने फटकर तबाह हो जाता है। वो फाइनली मर जाता है और इन लोगों का मिशन पूरा हो जाता है। ये लोग अब दूर खड़े अपनी जीत को देख रहे थे, गॉडजिला को मरे हुए देख रहे थे। इस टाइम प्रोफेसर मार्टिन हारू के पास आकर उसे कहते हैं, इतना भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये गॉडजिला वही गॉडजिला है जिसने 10,000 साल पहले इंसानों के ऊपर हमला किया था। हारू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उस गॉडजिला को बहुत करीब से देखा था और इस गॉडजिला के अंदर भी सारी वही वाली प्रॉपर्टीज थी जो पहले वाले गॉडजिला के अंदर थी। तो प्रोफेसर मार्टिन भी यही कहते हैं कि हाँ, इस गॉडजिला के अंदर भी सेम वही प्रॉपर्टीज हैं और ऐसा होना मुमकिन नहीं। 10,000 सालों में इस क्रिएचर को एवोल्यूट होना चाहिए था, बदलना चाहिए था, लेकिन अगर ये क्रिएचर बिल्कुल वैसी की वैसी है तो इसका मतलब है कि ये वो क्रिएचर नहीं है, बल्कि उस क्रिएचर की आगे की नस्ल का कोई है। यानी प्रोफेसर मार्टिन ये कह रहे थे कि गॉडजिला को मारने के बाद दूसरे गॉडजिला का खतरा अभी भी इनके ऊपर मंडला रहा था, जो इससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता था। हारू बहुत ही कॉन्फिडेंस से इन सबसे कहता है कि हम उससे भी लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे और हम उसे मार भी देंगे और जीत भी जाएंगे, जैसा कि हमने इस गॉडजिला को मारा है। इनकी बातों के दौरान ही एकदम से दोबारा अर्थ बहुत तेजी से हिलने लगती है। यहाँ ज़लज़ला आने लग जाता है और इन लोगों के कंप्यूटर में कोई एक्टिविटी भी नोटिस की जाती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी के इमर्ज होने के सिग्नल्स आने लगते हैं जो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। पता चलता है कि ये वही गॉडजिला था जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे, जिसने 10,000 साल पहले इंसानों के ऊपर हमला किया था। और प्रोफेसर मार्टिन के मुताबिक सच में उसकी बॉडी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। यानी ये गॉडजिला इस गॉडजिला से कहीं ज्यादा खतरनाक था जिसे इन्होंने अभी मारा है। एकदम से यहाँ की माउंटेन्स फटने लग जाती हैं और इन्हें गॉडजिला की ऊपर वाली प्लेट्स दिखती हैं। फाइनली गॉडजिला खड़ा हो जाता है और ये लोग फटी आंखों से इतने बड़े गॉडजिला को देखते रह जाते हैं। इनके कंप्यूटर्स इन्हें बताते हैं कि ये गॉडजिला 300 मीटर ऊंचा था और इसका वजन तकरीबन 1 लाख मेट्रिक टन था।
हारू ये देखकर हैरान परेशान था कि क्या कोई इतना बड़ा क्रिएचर भी हो सकता है। तो मार्टिन बताता है कि ये क्रिएचर 10,000 सालों में इतना ग्रो हुआ है, इतना बड़ा हुआ है। इससे लड़ने के लिए इनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए हारू फौरन ही इस जगह को खाली करने के ऑर्डर दे देता है और सभी जल्दी से अपनी बची हुई स्पेसशिप में बैठने लग जाते हैं। मेगाफेस भी इसी गॉडजिला को एक पहाड़ी के ऊपर से देखता है और उसे किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम देता है, यानी तबाही के बादशाह का नाम देता है। गॉडजिला बुरे तरीके से चिल्लाता है तो यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर हिल जाता है। गॉडजिला इनकी यहाँ से निकलती हुई स्पेसशिप को भी देख चुका था, तो गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से उसके ऊपर हमला कर देता है और इनकी शिप तबाह होकर नीचे गिर जाती है। इनको किसी भी हाल में यहाँ से निकलना था, ये लोग इस गॉडजिला का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए हैरो गॉडजिला को डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाता है और बाकी सभी अपने हुबर बाइक्स के अंदर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। गॉडजिला इतना बड़ा था कि वो हारू से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता बल्कि सब कुछ देखता रहता है और वो जोर से अपना पाँव जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से एक बड़ी सी वेव जनरेट होती है और आसपास की सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इनके बाइक समेत। हम यहाँ हारू को भी देखते हैं जो अब मलबे के नीचे दबा हुआ था और अभी भी गॉडजिला को देख रहा था। वो अपने आप से कहता है कि मैं एक दिन इस गॉडजिला को जरूर मारूंगा। और बस यही कहते ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।